Today we are going to continue with the practical questions of the working capital statement, which we have to prepare under the method projected balance sheet. Now, before moving forward with the question, there are certain points which I need to make clear before starting with the question. अब कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, हमें डेटर्स या क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन नहीं होगी. नॉर्मली होता क्या है, हमारे जो क्रेडिट परचेजेस हैं उसके कारण हमारे लिए क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब हमारे पास क्रेडिट सेल्स होती हैं तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, डेटर्स. हमारे पास डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं. बट समटाइम्स क्वेश्चन में हमें इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, तो अब उसको क्या बेस मानकर हम उनका क्रेडिट पीरियड निकालें या उनको क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल आ सके. अब सबसे इसका एक साइकिल चलता है. इफ़ द वैल्यू ऑफ डेटर्स इज गिवन, टेक दैट वैल्यू. If the value of debtors is not given, then try to calculate COGS or COS, cost of goods sold or cost of sale. Now, if both of these two values are not given, then you have to move on to the value of sales. मतलब अगर तो डेटर्स की वैल्यू गिवन है तो आप उसी वैल्यू पर उनका क्रेडिट पीरियड अप्लाई करोगे. अगर वो वैल्यू नहीं गिवन है देन ट्राई टू कैलकुलेट कि आपको कहीं किसी इन्फॉर्मेशन से COGS या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आए. अगर वो भी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा देन आपको श्योर है कि क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको सेल्स के ऊपर ही डेटर्स को निकालना है. अब क्वेश्चन में डाउट तब क्रिएट होता है जब हमारे पास डेटर्स की वैल्यू नहीं है बट ये वैल्यू भी है और हमारे पास सेल्स की वैल्यू भी है, तो तब हमें कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट यूज़ करना चाहिए. ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ COGS इफ़ यू हैव बोथ द वैल्यूज़. Means if you have COGS, if you have sales, now there is a point of doubt which value should be taken to calculate the credit which is given to the debtors. So use the value of cost of sales or cost of goods sold. Now the same doubt or the same query is applicable on creditors as well. Sometimes the value of creditors is not given to us in the question. Now अब फिर कौन सी वैल्यू ले. क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने क्या किया होता है, क्रेडिट परचेज की होती है, from whom we have taken credit on account of purchase. तो अगर आपको क्रेडिटर्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है देन यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस. वो भी आपके लिए क्या बन जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कई बार आपको क्रेडिटर्स फॉर परचेज दिया होगा, क्रेडिटर्स फॉर सैलरीज दिया होगा, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस दिया होगा. तो जो क्रेडिटर्स जिस पर्टिकुलर एक्सपेंस को लेकर दिया है आप उसके लिए वही वैल्यू लोगे. मीन्स अगर क्रेडिटर्स फॉर सैलरीज दिया है तो आप सैलरी की वैल्यू के ऊपर ही उनके क्रेडिट पीरियड को अप्लाई करोगे. अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब ज़्यादा क्रिएट होती है जब आपको क्रेडिट परचेज की वैल्यू ही नहीं गिवन है. मतलब ना तो क्रेडिटर्स की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ना ही आपकी क्रेडिट परचेज की वैल्यू गिवन है. तो अब आप कौन सी वैल्यू लो. इन दैट केस ऑल्सो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई कि आपका COGS या जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं आप उसको कैलकुलेट करो. अगर तब भी ये किसी सोर्स से नहीं निकल पाता है, यू हैव नो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट दिस पार्ट, फिर आपको एट द एंड सेल्स पर ही इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है. ये नॉर्मली हमारा लॉजिक रहता है जिसको हमें हर बार फॉलो करना है. बाकी आपको क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स टिप्स पर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी फास्ट. तो नाउ वी शुड स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. The question says, Sanjeev brothers who are willing to purchase a business have consulted you, and one point on which you are asked to advise them is the average amount of working capital which would be needed to be employed in the first year's trading. नाउ संजीव ब्रदर्स ने आपको कंसल्ट किया है और उनको सबसे बड़ा डाउट जो आ रहा है वो ये आ रहा है दैट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उनको फर्स्ट ईयर में अपनी कितनी वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय करनी चाहिए. सो दे वांट टू टेक दिस एडवाइस फ्रॉम यू. You are given the following estimates and are required to add 15% to your computed figures to allow for contingencies. तो आपको उन्होंने कुछ एस्टिमेट्स दे दिए हैं कि हम अगले साल जो हमारा फर्स्ट ईयर है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, हम ये सारे टारगेट्स लेकर चल रहे हैं. तो नाउ यू लेट अस नो कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए फॉर आवर वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग. और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 15% का एक मार्जिन साथ में लेकर चले हैं. वो 15% का मार्जिन इसलिए सो दैट अगर कोई भी इमरजेंसी या अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाए तो उसको बीटअप कैसे किया जाए. नाउ द इन्फॉर्मेशन विच दे हैव गिवन इज एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक,
फिनिश गुड्स भी हैं, रॉ मटेरियल है, 2 तरह का स्टॉक बताया है उन्होंने। एवरेज क्रेडिट गिवन, अब यहाँ पर मतलब आपको कितना उधार मिला है। इनलैंड सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, मतलब ये क्या हो गए, आपके डेटर्स हो गए। सेल्स के ऊपर जब भी आपके क्रेडिट पीरियड आता है वो आपके डेटर्स को क्रिएट करता है। अगर आप इनलैंड सेल्स कर रहे हो तो आपको 4 हफ्ते का क्रेडिट है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका 2 हफ्ते का क्रेडिट है। नाउ यू नोटिस कि हमारे पास जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी हैं वो पर एनम दी हैं, मतलब एक पूरे के पूरे साल की कितनी वैल्यू है। पूरे साल में हमने जो इनलैंड सेल करनी है वो 2,60,000 करनी है, और एक्सपोर्ट्स जो करने हैं वो 6,50,000 करने हैं। अब उसके ऊपर आप ये 2 वीक्स एंड 4 वीक्स अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है आपका लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनमें हम आउटस्टैंडिंग पेमेंट करेंगे, मतलब लेट पेमेंट करेंगे, जैसे कि वेजेस। वेजेस की अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो वो 2,60,000 है, बट वेजेस को हम कितना टाइम लेट पे कर रहे हैं, 1.5 वीक्स, 1.5 हफ्ता हम उनको लेट पे करेंगे। तो हमें क्या है, उस पर्टिकुलर 1.5 वीक के लिए कम पैसा चाहिए होगा एज कंपेयर टू अदर एक्सपेंसेस। इन द सेम वे हमें लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस किसका दिया है, मटेरियल एंड ओवरहेड्स का, कि आपके कुछ और खर्चे हैं उनमें भी हम आउटस्टैंडिंग ही लेकर चल रहे हैं, मतलब हम लेट पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट लेट करेंगे, ऑब्वियस है कि हमें पैसा थोड़ा लेट चाहिए होगा, तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को उतना ही कम कर देगा। अब पर एनम अगर हम मटेरियल एंड ओवरहेड्स को देखें तो वो हमारे 3,90,000 है, जिसमें से हम 4 हफ्ते का उधार ले रहे हैं, तो वी विल बी अप्लाइंग इट इन आवर स्टेट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट भी डिस्कस किया था, एंड उसी को ही फिर से हम ड्रॉ करेंगे। एंड हमने क्या करना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट. So this is the format which we will be using in our statement of working capital requirement as per projected balance sheet. हमारे पास पर्टिकुलर्स का कॉलम है, वी हैव द कॉलम ऑफ अमाउंट, देन वी विल राइट करंट एसेट्स, उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और उनकी डिटेल्स, और एट द एंड इनका डिफरेंस जो आएगा दैट विल मेक अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो अगर हम यहाँ पर अब सबसे पहले स्टार्ट करें तो वी हैव वेरी फर्स्ट इज एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक. हमारे पास स्टॉक की वैल्यू गिवन है, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, इनकी वैल्यू के बेसिस पे अब हमने अपना स्टॉक कैलकुलेट करना है. अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि कितने वीक्स का क्रेडिट है या नहीं है. व्हाट दे हैव गिवन, उन्होंने हमें ऑलरेडी एवरेज करके दे दिया है. इसका मतलब कि हमारा जो ये अमाउंट दी गई है, अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, ये उन्होंने हमें कैसे दिया है, उन्होंने ऑलरेडी हमें क्रेडिट करके अमाउंट गिवन है. अगर उन्होंने ब्रैकेट में कहीं पर भी वीक्स या कोई मंथ्स या डेज मेंशन किए होते तो हम इनके ऊपर वो वीक्स या डेज या मंथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करते, बट हेयर दे हैव गिवन अस नथिंग इन द फॉर्म ऑफ वीक्स, मंथ्स और ईयर और डेज. सो वी विल बी अप्लाइंग पोस्टिंग दीज वैल्यूज डायरेक्टली. So here I have posted the value of stock directly. Now moving on to the next part, next amount which is given is called average credit given on inland sales and export sales. मतलब हमने कितना क्रेडिट दिया है. अब जो ये पार्ट है ये हमारे लिए डेटर्स हैं. डेटर्स क्या होते हैं, हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं, तो इनको हम करंट एसेट्स की वैल्यू में ही पोस्ट करेंगे. सो डेटर्स, अब डेटर्स आपको अलग अलग दिए गए हैं, मींस आपको इनलैंड सेल्स के ऊपर अलग हैं, एक्सपोर्ट सेल्स के ऊपर अलग हैं, तो आपको उनको अलग अलग ही मेंशन करना है. सो फर्स्टली आई एम राइटिंग इट ऑन इनलैंड सेल्स, कि इनलैंड सेल्स के ऊपर हम कैसे निकालेंगे. अगर आप चेक करो, इनलैंड सेल्स हमारी टोटल कितनी दी गई हैं, 2,60,000, जिसके ऊपर क्रेडिट पीरियड कितना है, 4 वीक्स का. मतलब जितनी भी टोटल सेल्स होंगी आपकी, वो उसमें से आप 4 हफ्ते का क्रेडिट पीरियड ले रहे हो. ये आपकी पूरे 1 साल की सेल्स हैं. पूरे 1 साल की सेल्स को आई विल डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4. अब ये मैंने क्यों किया, ये ईयरली सेल्स हैं, मुझे उन्होंने क्रेडिट दिया था वीक्स में, तो सबसे पहले मुझे उस पर्टिकुलर ईयरली सेल को 1 वीक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना था, तो मैंने डिवाइड कर दिया 52 के साथ. अब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, बिकॉज मुझे क्रेडिट ही उन्होंने 4 वीक्स का दिया है. तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इनलैंड सेल्स की वैल्यू 20,000.
इन द सेम मैनर वी विल बी सॉल्विंग फॉर आर एक्सपोर्ट सेल्स। अब अगर एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो उन्होंने 2 हफ्ते का क्रेडिट दिया है और जो टोटल सेल्स हैं वो 6,50,000 है। तो हम 6,50,000 को सबसे पहले 1 वीक में डिवाइड करेंगे, 1 वीक में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 52 और फिर हम उसको 2 वीक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी जो क्रेडिट वैल्यू है वो शो हो जाएगी। सो आई हैव डन दैट पार्ट। अब यहाँ पर आपको हमेशा केयरफुल रहना है। मैंने इसको वीक्स में क्यों लिया, डिवाइड क्यों किया 52 के साथ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन मुझे वीक्स में गिवन थी। अगर मुझे यही इन्फॉर्मेशन क्रेडिट पीरियड की डेज में गिवन होती तो मैं उसको डेज के साथ डिवाइड करती। अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मंथ्स में गिवन होती तो मैं उसको मंथ्स के साथ डिवाइड करती। मीन्स यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उसमें क्या गिवन है। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड पार्ट ऑल्सो। और यहाँ पर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट। अब जो हमें नेक्स्ट कॉम्पोनेंट गिवन है वो है लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि हम एक्सपेंसेस को, जो हमारे खर्चे हैं उसको कितने टाइम लेट पे कर रहे हैं। लेट पे करेंगे तो वो क्योंकि वो पेमेंट है तो वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। तो अब उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे अंडर आर लाइबिलिटीज़। सबसे पहले हमारी पेमेंट आ रही है वेजेस की, तो वेजेस लिख लेंगे। एंड देन हमारे क्या है, मटीरियल ओवरहेड्स, मटीरियल एंड ओवरहेड्स। ये 2 तरह के खर्चे हैं जिनमें हमें रिलैक्सेशन मिली हुई है। अब इनकी अमाउंट भी कैसे लिखें। इफ़ वी नोटिस हमारे पास वेजेस हैं टोटल 2,60,000, जिसके ऊपर हमें 1.5 वीक्स का क्रेडिट मिला है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वेजेस हैं 2,60,000 की, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 52। क्यों, क्योंकि आपको उधार भी यहाँ पर 1.5 वीक्स में मिला है, तो वीक्स के अकॉर्डिंग आपको इसको 52 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वेजेस की वैल्यू। इन द सेम मैनर हमने अब मटेरियल ओवरहेड्स का भी करना है। अब मटेरियल ओवरहेड्स आपको 4 हफ्ते का क्रेडिट मिला है, टोटल अमाउंट हमारी कितनी है, 3,90,000 है। सो मैंने यहाँ पर वेजेस और मटेरियल दोनों को अप्लाई कर दिया है, उनकी वैल्यूज़ निकाली और टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ भी कैलकुलेट हो गया। इन द सेम मैनर आई हैव कैलकुलेटेड द टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स 1,35,000। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टोटल से अपने लाइबिलिटीज़ के टोटल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो आपके लिए कौन सी वैल्यू आ जाएगी, योर नेट वर्किंग कैपिटल। सो योर नेट वर्किंग कैपिटल अब यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो दैट दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी, सो ए माइनस बी। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन शो करनी इजी है दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 97,500। अब यहाँ पर आपका आंसर फिनिश नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया गया था कि हमने 15% कंटिजेंसी के लिए प्रोवाइड करना है, तो वो जो 15% अब आप प्रोवाइड करोगे उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसका नॉर्मली होता क्या है, जो भी आपने नेट वर्किंग कैपिटल निकाली होती है, दिस इज द नेट वर्किंग कैपिटल विच वी हैव टेकन कैलकुलेटेड, इसी का ही 15% हम कंटिजेंसी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो 15% ऑफ 97,500 वो वैल्यू आएगी आपकी 14,625। ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, जो आप उनको कंसल्ट करोगे, उनको रेफर करोगे कि आपको इस साल एम्प्लॉय कर लेनी चाहिए। सो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 112,125 और एट द एंड यू हैव टू मेंशन, आपको स्पेसिफाई करना है, कंक्लूड करना है दैट संजीव ब्रदर्स शुड एम्प्लॉय ₹112,125 as their working capital for their first year trading. Try this question at your own. We will be solving more questions. Thank you so much.